वेलकम टू एनटीटी डे 77। आज हम स्पेशल मेथड्स ऑफ टीचिंग का पेज नंबर 490 से 500 तक करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो पेज नंबर 490 में क्वेश्चन नंबर 8 है गणित शिक्षण के उद्देश्य, यानी अब हमको डिस्कस करना है द पर्पस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स पढ़ाने से क्या फायदा मिलता है या उसका पर्पस क्या है पढ़ाने का। किसी भी सब्जेक्ट के एम जो होते हैं या लक्ष्य जो होते हैं उनके निर्धारण में कई प्रमुख फैक्टर्स जो होते हैं उनका योगदान रहता है। यानी किसी सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ाते हैं उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्र के शैक्षिक उद्देश्य यानी कि पढ़ाने का एम, राष्ट्रीय आवश्यकताएं यानी जो भी विषय हम पढ़ा रहे हैं उससे राष्ट्र की कौन सी आवश्यकता की पूर्ति होगी, विषय की प्रकृति किस नेचर का है वो विषय, समाज की मांग यानी जो हम पढ़ा रहे हैं समाज में उसका कोई डिमांड है यानी समाज में उसका कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं, और राष्ट्रीय समस्या यानी देश जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो राष्ट्रीय समस्याओं का निदान करने में कहां तक सफल होगा। इन सब फैक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। किसी भी विषय के शिक्षण का कोई ना कोई एम जरूर होता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, बिना एम या उद्देश्य के टीचिंग एक दिशाहीन नाविक के नाव की तरह यानी दिशाहीन नाव की तरह होता है, या जिसके नाविक का यानी जो उसको सेल करता है उसको पता नहीं होता कि हमको कहाँ जाना है। ठीक है, जो कभी गंतव्य पर नहीं पहुंचती। अगर आप दिशाहीन हो जाते हैं, आपको कोई डायरेक्शन ही नहीं पता है आपके आगे बढ़ने का, तो फिर आप कहाँ पहुंचेंगे, इसके गंतव्य यानी आपके डेस्टिनेशन का, आपके लक्ष्य का कोई पता नहीं होता। ये उद्देश्य समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का कोई ना कोई एम होता जरूर है, उसी तरह से ये जो एम होता है वो हर समय यानी कि समय के साथ साथ इस एम में बदलाव होता रहता है। ठीक है, जैसे अगर कह ले कि आज से कुछ 50-60 साल पहले जो हमारे सब्जेक्ट्स होते थे, सब्जेक्ट्स के जो कंटेंट होते थे वो आज की तरह नहीं है। उस समय के डिमांड के हिसाब से उस समय का जो एक स्लो फैक्टर होता था पूरे वर्ल्ड का, उसके हिसाब से वो थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और उसके उद्देश्य भी बदल गए हैं। तो हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का उद्देश्य जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन उद्देश्य होता जरूर है। गणित शिक्षण के उद्देश्य, हम अब मैथमेटिक्स की जो टीचिंग होती है उसके ऑब्जेक्टिव्स या एम पढ़ेंगे। सबसे पहला, छात्र को नए ज्ञान और खोजों से अवगत कराना। गणित मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को नए नए जो ज्ञान और जो इन्वेंशंस होते रहते हैं उनसे अवगत कराता है। छात्र में अंतर्निहित गुण यानी छात्र के अंदर जो गुण हैं, पहले से जो विद्यमान गुण हैं उनको बाहर लाना और उसके योग्यताओं का विकास करना, ये होता है गणित का उद्देश्य। थर्ड, छात्र को सौंदर्य और आनंद की अनुभूति प्रदान करना और खाली क्षणों का उपयोग करना सिखाना। ठीक है, यानी गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर बच्चा इंटरेस्ट लेता है तो उसको बहुत आनंद आता है। तो आपको गणित इस तरह से पढ़ाना होगा कि बच्चों को उसमें एक ब्यूटी, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक ब्यूटी होती है, उसका सौंदर्य, उसका एक हैप्पीनेस या आनंद होता है, वो अनुभूति बच्चे को प्रदान करना ताकि वो खाली समय में मैथ्स हमारे पल पल, सिर्फ मैथ्स नहीं, हर एक सब्जेक्ट हमारे लाइफ में एक एक सेकेंड उसका कोई ना कोई उपयोग होता जरूर है। तो और खाली समय में बच्चों को उस क्षण का उपयोग करना सिखाना। फोर्थ, छात्र ज्ञान सूझबूझ रुचियों तथा कलाओं आदि से सुसज्जित करना। छात्र ज्ञान जो होता है, छात्र को देने वाले ज्ञान को मैथ्स जैसे जिनका जो अगर आप पढ़ते हैं तो आप प्रॉम्प्ट होते हैं, आपका ब्रेन शार्प होता है, इंटरेस्ट और अलग अलग आर्ट्स आप में डेवलप होते हैं क्योंकि इससे ब्रेन शार्प होता है। तो इस तरह की रुचि बच्चों में पैदा करना। छात्र को समाज के लिए उपयोगी नागरिक के रूप में तैयार करना, क्योंकि मैथ्स हमेशा ही जरूरत पड़ेगी आपको, और उसके साथ साथ आप मैथ्स को इस हिसाब से पढ़ाइए ताकि बच्चों में वो चीजें अंदर से डेवलप हों।
नेक्स्ट है गणित शिक्षण के उद्देश्य। सेम वही चीज है। उद्देश्य तथा प्राय प्राय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, प्राय मतलब ये होता है जैसे उसके अभिप्राय, जैसे कहते हैं ना मतलब क्या है, पढ़ाने का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है। उद्देश्य तथा प्राय, उद्देश्य एक दूसरे के निकट संबंधी होते हैं, अभिप्राय और उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव और जो आपका पढ़ाने का अभिप्राय है, मतलब है, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। यद्यपि ये दोनों अलग अलग होते हैं। उद्देश्य का लक्ष्य यह है जो हम किसी के अध्ययन से प्राप्त करना चाहते हैं। उद्देश्य क्या होता है, किसी चीज के अध्ययन से हमको उद्देश्य प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो मार्ग अपनाते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य एक विस्तृत यानी ब्रॉड और व्यापक होता है, ब्रॉड और वाइड होता है। और अभिप्राय मतलब एक शॉर्ट वो है कि जिस चीज को, सपोज आप कोई एक एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं, तो आपने कोई एक फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, तो आप अलग अलग एग्जाम्पल देकर पढ़ाते हैं, तो आपको ये उस समय डिसाइड करना पड़ता है कि किस हिसाब से पढ़ाऊं कि उसका कोई मतलब निकले, है ना, कौन सा एग्जाम्पल से मैं पढ़ाऊं या कैसे मैं फॉर्मूला इनको समझाऊं कि उसका कोई मतलब निकले। वो एक क्षणिक होता है, एट दैट मोमेंट होता है वो। ठीक है, नाउ प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य यानी प्राइमरी लेवल पर गणित पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। पहला, बच्चों में या स्टूडेंट में सतर्कता यानी प्रॉम्प्ट होते हैं बच्चे, कॉन्शियस होते हैं किसी चीज को लेकर, दक्षता यानी एबिलिटी, और गतिशीलता मूवमेंट यानी कि बच्चे एक स्टिल होकर आइडल होकर नहीं बैठेंगे। अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो उनको एक्टिव रहना होगा, तो उनमें ये सब आदतें जो है होती है वो मैथ्स बच्चों में, छोटे बच्चों में प्राइमरी लेवल पर पैदा करती हैं। सेकेंड, डेली लाइफ में इन क्षमताओं का अनुप्रयोग करना। ये जो सतर्कता, दक्षता और जो मूवमेंट बच्चों में पैदा होता है, एक्टिविटी पैदा होती है, उसको अपने डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, आप छोटे बच्चों को देखते होंगे, सपोज आपने नंबर पढ़ाया तो आप बोलते हैं ना घर में जाके ऐसे काउंट करना, नंबर्स काउंट करना, घर में मम्मी के किचन में कितने मसालों के डब्बे हैं उसको काउंट कर, ये एक एग्जाम्पल होता है। यही चीज बच्चे अपने दैनिक जीवन में उसको उपयोग करके उससे और ज्यादा सीखेगा। प्राथमिक स्तर पर यानी अब हम आते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य। ये पहला वाला जो था वो प्री प्राइमरी लेवल का था, अब आता है प्राइमरी लेवल में। इस स्तर पर छात्र पढ़ने, लिखने और गिनने यानी काउंटिंग की कलाएं सीखता है। माप तौल यानी वे करना, है ना, कितना है, कितने ग्राम्स हैं, कितने किलोज हैं, ये सब केजीज है, ये सब राप तौल की इकाइयों यानी यूनिट्स और उनके व्यवहारिक उपयोग यानी यूनिट्स को किस तरह से यूज करना है अपना डेली लाइफ में, वो सीखता है। मौखिक यानी कि वर्बल और लिखित यानी कि रिटन वर्क इन गणनाओं में यानी काउंटिंग में अपना एक एबिलिटी, अपनी एक जो एक्सपर्टाइज उसको प्राप्त करता है। अंकों और शून्य का प्रयोग, जीरो से लेकर जो भी नंबर्स उसको पढ़ाए जाते, सिखाए जाते हैं, उसका प्रयोग करना सीखता है। साधारण गणना यानी नॉर्मल काउंटिंग करना सीखता है। तुलना करना यानी कंपैरिजन करना सीखता है। और समस्याओं को यानी जो सम्स होते हैं, कैसा है, किस तरह का है, उसको समझना इनिशियली वो सीखता है। जोड़ घटाना यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आदि जो बेसिक रूल हैं मैथ्स के, उसकी जानकारी प्राप्त करता है। साधारण दशमलव यानी कि डेसिमल जो होता है, डेसिमल का वैल्यू, डेसिमल कैसे वो करना, उसको कैसे प्लस माइनस करना या डेसिमल नंबर्स को सॉल्व करने का ज्ञान प्राप्त करना। और उचित और अनुचित भिन्न यानी जो उसके अलग अलग जो क्लॉजेस होते हैं उसको उसमें अंतर करना। सेकेंडरी लेवल पर इसमें फिर से वही प्राथमिक स्तर दिया हुआ है। सेकेंडरी लेवल पर अब इसके उद्देश्य क्या है मैथ्स टीचिंग का। पहला, विद्यार्थी के चारों ओर के वातावरण में मैथ्स की उपयोगिता को समझना। अब बड़ा हो रहा है वो, हर जगह पर उसको मैथ्स से ये होगा, है ना, मैथ्स के अलग अलग फॉर्मूले, उसको डेली हम जो मैथ्स पढ़ाते हैं वहां पर क्लासेस में, आप बच्चों को इस तरह से उनको एबल बनाइए कि वो बच्चे उस मैथ्स को अपने डे टू डे लाइफ में यूज करने की उपयोगिता को समझ सके वो। तो यही चीज वो अपने चारों ओर उसको जब यूज करने लगेगा तो उसको कुछ रटने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब हम उसको अपने डेली लाइफ में यूज करने लगते हैं तो वो हमें याद रहता है। याद मीन्स अब जब हम उसको यूज कर ही रहे हैं तो याद करने की कोई जरूरत होती नहीं है।
सेकेंड, स्टूडेंट्स को अपनी क्षमताओं और कमियों का अनुभव करने देना, उनको समझने देना कि हाँ मैं ज्योमेट्री में अच्छा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा वो हूँ, इस तरह से उनको समझने का अनुभव करने देना, ताकि वो भविष्य में अपना जो भी कैरियर बना रहे हैं या जो भी आगे की शिक्षा के संबंध में बच्चे जो है वो सही निर्णय ले सके। इसके बाद छात्र को डेली लाइफ से संबंधित ज्ञान के अन्य क्षेत्रों से संबंधित गणित का ज्ञान कराना, यानी डे टू डे लाइफ में वो किस तरह से मैथ्स को उपयोग करता है उसका ज्ञान कराना। फिर से वही इसमें इसके जो हेडिंग्स दे रहे हैं वो बहुत गड़बड़ दे रहा है, देखिएगा। अगर ऊपर भी सेकेंडरी लेवल दिया, फिर नीचे भी सेकेंडरी लेवल दे रहा है, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब ये सेकेंडरी लेवल यानी कि अब वो फाइनल लेवल जो होता है 10th से लेकर 12th वाला लेवल है, वो एक प्री प्राइमरी, देन मिडिल और उसके बाद सेकेंडरी लेवल, ठीक है। छात्र सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं, आंकड़ों के संगठन और प्रदर्शन को सीखता है। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसमें जो मैथ्स होता है उसमें अब थोड़ा सा टफनेस आता जाता है, अब वो स्टैटिस्टिक्स और ये सारी चीजें आगे जाकर सीखेगा। छात्र काउंटिंग से संबंधित दक्षता है, यानी अब हम लोग अब तक जो छोटे बच्चों में फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग ये सब पढ़ते थे, अब वो और आगे जा रहा है, अब वो और मतलब आगे इन्फिनाइट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। विद्यालय में प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग करना, जो भी ज्ञान मिल रहा है उसको अपने डे टू डे लाइफ में, ये तो सभी सब्जेक्ट्स का रूल होता है। देन आधुनिक व्यवसाय और उद्योग में गणित के महत्व को समझना। देन छात्र गणित अवस्थाओं को समझता है और उसका उपयोग करता है। छात्र गणित की भाषा को समझता है और उसका अध्ययन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, विज्ञान पढ़ाने के किन्हीं 3 विधि का वर्णन करिए। विज्ञान पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कि विज्ञान को यानी साइंस को किन 3 मेथड से पढ़ाया जाता है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांतों से प्रभावित है, यानी आज का जो आपका प्रेजेंट जो हमारा मॉडर्न जो टीचिंग है वो साइकोलॉजिकल मेथड्स पर आधारित है ना। हमारे जमाने में हम नॉर्मल टीचिंग लर्निंग करते थे, लेकिन अब की जो मॉडर्न मेथोडोलॉजी है वो टोटली साइकोलॉजी पर, इसीलिए हमने चाइल्ड साइकोलॉजी को सबसे पहले पढ़ा था। टीचर बनने के लिए साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इनमें पाठ्य वस्तु को यानी सिलेबस को पढ़ाने के लिए कुछ विशेष विधियां प्रयोग की जाती हैं। विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने के लिए भी अनेक मेथड्स या प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो लेते हैं कि टीचिंग प्रोसेस या मेथड होता क्या है। टीचिंग प्रक्रिया या टीचिंग प्रोसेस या मेथड के 3 प्रमुख आहार या फैक्टर कह सकते हैं। इसमें 3 लोग आते हैं, पहला होता है शिक्षक यानी कि टीचर, दूसरा होता है स्टूडेंट और तीसरा होता है सिलेबस। ये 3 है इंपॉर्टेंट एक स्कूल के लाइफ में, टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, इन तीनों का खेल होता है सब कुछ, ठीक है। यद्यपि तीनों ही एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, मुख्य स्थान शिक्षार्थी को ही प्राप्त है। स्टूडेंट ही नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है टीचर का और नहीं सिलेबस का। तो इन तीनों में तीनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये बुक ये नहीं बोल रहा या लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई एक कम इंपॉर्टेंट है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? स्टूडेंट। यानी आपको स्टूडेंट को ही, स्टूडेंट सेंट्रिक या स्टूडेंट सेंटर्ड सिलेबस, स्टूडेंट सेंटर्ड स्कूल, स्टूडेंट सेंटर्ड टीचर, बस ये याद रखना पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। इससे सिलेबस को एक क्रम में रखना होता है, यानी आपको ऐसा लेसन प्लान बनाना होता है, किसको ध्यान में रखकर? बच्चे को ध्यान में रखकर, अपने आप को नहीं, अपने टीचर को ध्यान में रख के नहीं, या फिर सिलेबस को ध्यान में रख के नहीं, बल्कि कैसा? बच्चे को ध्यान में रख के। इसके अंतर्गत अनेक कार्य किए जाते हैं, जिसकी सहायता से जो साइंस पढ़ाने का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। किसी विषय के टीचिंग विधि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, यानी उस सब्जेक्ट को किस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, प्रोसेस क्या है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट स्थान होता है। साइंस टीचिंग के लिए भी यह कथन पूर्णतः सत्य है कि यहाँ पर भी टीचिंग मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो साइंस टीचिंग की बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से कुछ प्रमुख विधि निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है पाठ्य पुस्तक विधि यानी बुक से पढ़ाना। दूसरा व्याख्यान विधि यानी कि उसको लेक्चर देना, लेक्चर मेथड। और तीसरा है समस्या विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि। पहला बुक रीडिंग वाला जो होता है पाठ्य पुस्तक विधि, दूसरा होगा लेक्चर विधि यानी आप उसको किस तरह से व्याख्यान करके समझा रहे हैं, और थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या विधि। फोर्थ है प्रयोग प्रदर्शन विधि यानी एक्सपेरिमेंटल विधि। फोर्थ है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी विधि। सिक्स्थ है योजना विधि, प्लानिंग मेथड। और लास्ट है ह्यूरिस्टिक विधि। ये ह्यूरिस्टिक विधि जो है वो देखिए यहाँ पे मैंने उसी का इंग्लिश वर्जन को यहाँ पे पेस्ट किया है, ह्यूरिस्टिक विधि। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया होगा, तो जस्ट आप विधि याद रखिए। ह्यूरिस्टिक विधि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, सो हम इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है पाठ्य पुस्तक विधि, क्योंकि स्पेशली इसमें 3 विधि ही इन्होंने मेंशन किया था, तो शायद ये 3 विधि ही इन्होंने एक्सप्लेन किया हो। बाकी की विधियों को आप जस्ट ऐसे रीड कर लीजिएगा। सबसे पहला टेक्स्ट बुक मेथड यानी पाठ्य पुस्तक विधि। टेक्स्ट बुक एक परंपरागत यानी कि एक कन्वेंशनल या ऑर्थोडॉक्स या कह सकते हैं ट्रेडिशनल विधि है। भारतीय माध्यमिक विद्यालयों यानी जो मिडिल स्कूल्स हैं और जूनियर स्कूल्स हैं, ऐसे स्कूलों में जहां टेक्स्ट बुक में संपूर्ण सिलेबस की बातें लिखी हुई मिल जाती हैं, यहाँ पर शिक्षक इस विधि का प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चों को बुक रीडिंग, आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए स्पेशली बुक रीडिंग होती है, बुक से ही पढ़ाया जाता है। यह बहुत पहले से ये विधि जो है वो चली आ रही है। प्राचीन काल में शिक्षक पाठ्यक्रम में से विद्यार्थियों को कुछ गृह कार्य देते थे तथा दूसरे दिन बाद में किए हुए अभ्यास को दोहराते थे, रिवाइज करते थे। विद्यार्थियों की प्रगति को जानने हेतु टीचर जो है वो सभी विद्यार्थी से प्रश्न पूछते थे। जो विद्यार्थी पाठ याद करके नहीं सुनाते थे उन्हें दंड दिया जाता था। उस समय शिक्षण का उद्देश्य पाठ्य पुस्तकों से विषय को पढ़ाकर स्मरण कराना और इस प्रकार से ज्ञान की वृद्धि करना ये होता था। ये बहुत प्राचीन विधि है। शुरू के कुछ क्लासेस में अभी भी चली आ रही है, लेकिन बाद में जाकर इसको चेंज करना पड़ता है। पाठ्य पुस्तक विधि के गुण। सबसे पहला, यदि टेक्स्ट बुक और सहायक पुस्तक जो भी होती हैं, जैसे आपने इंग्लिश का मेन बुक होता है, ग्रामर बुक होता है, मैथ्स में एक एक्स्ट्रा मेंटल मैथ्स होता है, ये सब जो सहायक पुस्तकें होती हैं के प्रयोग और प्रदर्शन के द्वारा, उनके यूज के द्वारा ज्ञान को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाए तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। सेकेंड, विद्यार्थी क्लास में पढ़ाए गए जो भी लेसन्स होते हैं उसको घर पर टेक्स्ट बुक की सहायता से रिवाइज कर सकते हैं। थर्ड, स्टूडेंट को बुक से या टेक्स्ट बुक में से होमवर्क दिया जाता है जिससे घर में कार्य में बिजी रहते हैं। अब आते हैं ये टेक्स्ट बुक मेथड के दोष। सबसे पहला, अनेक विद्यार्थी टेक्स्ट बुक को रट कर याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, जिससे उनकी तर्क शक्ति का यानी जो उनके अंदर जो कैलिबर होना चाहिए उसका विकास नहीं हो पाता। सेकेंड, स्टूडेंट यह समझते हैं कि पाठ्य वस्तु यानी बुक में जो लिखा है उस को पढ़ना को ही पाठ्य पुस्तक से पढ़ना है और उतना ही ज्ञान लेना है, बाहर का कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम बुक से पढ़ते हैं तो बुक में जितना लिखा रहता है सिर्फ वही हमारे दिमाग में बैठता है। थर्ड, वे परीक्षा के कुछ दिन पहले ही पढ़कर परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रयास करते हैं। जो लोग रट्टा मार के पास होते हैं, देखिएगा हमेशा उनका एक पैटर्न होता है कि एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे और जाके एग्जाम देते हैं और एंड टाइम पे भूल भी जाते हैं। यही प्रॉब्लम होती है रट्टा मारने का, ठीक है। नेक्स्ट, विद्यार्थी बिना सूझबूझ के सिर्फ रट्टा मार के पास हो जाते हैं, यानी उनमें किसी तरह का कोई स्किल डेवलप नहीं होता, नॉलेज डेवलप नहीं होता, बल्कि सिर्फ रट कर एग्जाम्स को पास करते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि के लिए कुछ सुझाव सुझाए गए हैं। पहला, यदि टेक्स्ट बुक विधि का प्रयोग किया जाए तो टीचर स्टूडेंट्स को पाठ याद करने के बाद यानी लेसन को पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद, पाठ को याद करने के बाद उनमें वाद विवाद यानी डिबेट कह सकते हैं,
करवाना चाहिए। इससे ज्ञात हो जाएगा कि कौन विद्यार्थी पाठ को समझता है और कौन सा विद्यार्थी नहीं, यानी डिबेट और ये सब चीजें करवानी चाहिए ताकि एक तरह का रिवीजन हो जाए। सेकेंड, डिबेट के द्वारा स्टूडेंट्स अपनी कमजोरियों और जो भी उनको डाउट होता है उसको दूर कर लेंगे। थर्ड, स्टूडेंट्स को केवल एक टेक्स्ट बुक न पढ़ाएं बल्कि अन्य अनेक सहायक पुस्तक जो उनको लाइब्रेरी वगैरह में भी प्रोवाइड कराया जा सकता है उनको पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। अब सेकंड आता है व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड जिसे कहते हैं। व्याख्यान विधि सबसे सरल विधि है। प्राचीन काल में जब मुद्रण कला का आविष्कार, मुद्रण कला मीन्स क्या होता है, प्रिंटिंग, बुक जब नहीं छपते थे, ठीक है, उस समय तो माउथ टू माउथ ही पढ़ाया जाता था जो भी था, और अगर कुछ लिखना होता भी था तो वो ताल पत्र पर इंक से, ब्रश इस तरह से लिखते थे। तो उस समय बुक प्रिंटिंग नहीं होता था, है ना, उस कला का आविष्कार नहीं हुआ था। विद्यालयों में व्याख्यान विधि यानी लेक्चर विधि का प्रयोग किया जाता था। जो भी वेद उपनिषद ये सब लिखे गए थे पुराने जमाने में ताल पत्रों पर एंड ऑल, तो उसी से ही व्याख्यान या लेक्चर विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता था। टीचर टेक्स्ट बुक और परंपरागत अर्जित ज्ञान, यानी उन्होंने अपने गुरुओं से जो परंपरागत ज्ञान अर्जित किया था उस आधार पर स्टूडेंट्स के समक्ष लेक्चर देते थे और विद्यार्थी चुपचाप बैठकर सुना करते थे। इस विधि का प्रयोग समस्त स्तरों पर, चाहे वो छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, उनसे बड़े बच्चे हों, सभी स्तरों पर किया जाता था। परंतु टीचर भाषण देते समय यानी कि लेक्चर देते समय यह नहीं देख पाते थे कि सब्जेक्ट को भली प्रकार बच्चे समझ रहे हैं या नहीं। आजकल इस विधि का प्रयोग माध्यमिक कक्षाओं के लिए अनुचित ठहराया गया है। माध्यमिक मिडिल क्लास के बच्चों को आप लेक्चर विधि से नहीं पढ़ा सकते, आप लेक्चर देके उनको बैठा के नहीं रख सकते। बच्चे तुरंत परेशान हो जाते हैं, इधर उधर देखने और मस्ती करने लगते हैं। ठीक है, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें काम नहीं करता। टीचर बोले जा रही है, बच्चे सुन रहे हैं, कितना सुनेंगे बच्चे। बड़े बच्चों को एक बार फिर भी आप समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को आप कब तक पढ़ाएंगे। तो इसका प्रयोग केवल स्कूल लेवल पर ही किया जा सकता है। व्याख्यान विधि के गुण। सबसे पहला, इस विधि का प्रयोग करने से जो सिलेबस होता है उसको संगठित रूप में और एक निश्चित क्रम के रूप में पढ़ाया जा सकता है। एक के बाद एक क्रोनोलॉजिकली उसको अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, तय समय में पाठ्यक्रम जो है वो सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। थर्ड, अल्प समय में यानी बहुत कम समय में ज्यादा सूचनाएं दी जा सकती हैं, क्योंकि बोलना ही है आपको तो ज्यादा से ज्यादा आप कवर कर सकोगे। फोर्थ, शिक्षक के लिए बहुत सिंपल है, लेक्चर मेथड टीचर के लिए बहुत सिंपल है, आना है, बोलना है, चले जाना है। ठीक है, और विचारों का क्रम टूटता नहीं है। इसमें जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको इमेजिन करते चले जाते हैं। अब लेक्चर विधि के दोष क्या हैं? पहला, इस विधि में केवल सूचनाएं ही प्राप्त होती हैं जो विज्ञान में विशेष आवश्यक है। सिर्फ सूचनाएं मिलेंगी, जो लिखा हुआ है वही सूचना मिलेगी आपको। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज और इधर उधर की चीजें, एक्स्ट्रा चीजें नहीं मिल पाएंगी। सेकेंड, सभी शिक्षकों का व्याख्यान प्रभावशाली नहीं होता। सभी टीचर अच्छे से लेक्चर नहीं दे पाते। कुछ लोग बिल्कुल बुकिश होते हैं, जो बुक में लिखा होता है उसको रीड करके फिर से दोबारा बोलकर अपना काम खत्म कर लेते हैं, यानी उतना इफेक्टिव नहीं होता। थर्ड, छात्रों को सक्रिय होने का कोई अवसर नहीं है, सिर्फ टीचर बोले जा रही है, बच्चे बिल्कुल चुपचाप सुन रहे हैं। ठीक है, इसमें मतलब उनके बिल्कुल इनएक्टिव बैठे रहते हैं बच्चे। नेक्स्ट, शिक्षक छात्र और शिक्षक कक्षा का संबंध न्यूनतम, यानी टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन, टीचर पूरी क्लास का इंटरेक्शन, रिलेशन जो होता है बिल्कुल नगण्य या न्यून होता है, बिल्कुल जीरो होता है। टीचर बोलती है, बच्चे सुनते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अब लेक्चर विधि के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं?
टीचर यदि इस विधि का प्रयोग करे तो उसे बीच बीच में आवश्यकता अनुसार प्रदर्शन का भी उपयोग करना चाहिए, एग्जाम्पल्स देना चाहिए, कुछ हाव भाव के द्वारा, कुछ रोल प्ले के द्वारा, कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट के द्वारा, चीजों के द्वारा, इन सब चीजों का भी उपयोग टीचर को करना चाहिए। यदि टीचर किसी स्थान पर इस विधि का प्रयोग करे तो उसे उस पाठ का सूत्र बना लेता है, यानी बच्चा उस चीज को समझ जाता है। सपोज कोई चीज टीचर लेक्चर दे रही है, उसमें किसी सामान को यूज किया, मैप यूज किया या कोई भी एक्सपेरिमेंट यूज किया या बच्चों को बुलाकर ही कोई छोटा सा रोल प्ले यूज किया, तो बच्चा उसे अच्छी तरह से समझ जाता है, जिससे यह पाठ्य वस्तु को संगठित रूप से बच्चों को समझ में आता है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि की परिभाषा एक विद्वान ने इस प्रकार की है। प्रयोगशाला विधि से हमारा अर्थ है कि छात्रों को इस प्रकार सिखाया जाए कि छात्रों को स्वयं प्रयोग करने के अवसर मिले, यानी कि बच्चा खुद ही एक्सपेरिमेंट करे। यहाँ पर बात सिर्फ विज्ञान विषय को लेकर नहीं हो रही है, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बच्चा अपनी तरह से इंटरेस्ट लेकर कुछ ना कुछ एग्जाम्पल या प्रोसीजर या मेथड या कुछ भी ऐसी चीज़ बताएं जो एक एज एन एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं, कहा जा सके उसको। शिक्षक उनकी क्रियाओं का निरीक्षण करे, बच्चे किस तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं उस चीज़ को समझने के लिए, और छात्रों के आधार पर इस आधार पर लिखित कार्य भी करवाएं। इस प्रकार सिखाने से यानी बच्चा रोल प्ले या उन सब चीज़ों के थ्रू एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है, उस चीज़ को लिख भी रहा है, तो उससे क्या होगा, बच्चा निश्चित रूप से एक्टिव भी होगा और उस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ जाएगा। प्रयोगशाला विधि के गुण। सबसे पहला, यह विधि बच्चों को वैज्ञानिक विधि यानी कि साइंटिफिक मेथड का प्रशिक्षण देती है। सेकेंड, इस विधि में क्लास के समस्त बच्चे सक्रिय यानी एक्टिव होकर अपना जो एम होता है पढ़ाने का उस पर पहुंचते हैं। थर्ड, इनमें उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना का विकास होता है। और फोर्थ, बच्चों की निरीक्षण शक्ति यानी एनालिसिस ऑब्जर्वेशन जो है वो इससे बढ़ती है। प्रयोगशाला विधि के दोष क्या हैं? सबसे पहला, प्रत्येक छात्र के लिए अलग अलग उपकरणों की व्यवस्था करना बहुत महत्वपूर्ण भी है और मुश्किल भी है। बच्चा सपोज कोई क्लास में है तो ऑब्वियसली उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो टीचर से ही मांगेगा। हर बच्चे के लिए अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, जूनियर स्तर पर इसका उपयोग सक्सेसफुली नहीं हो सकता, छोटे बच्चे क्या ही एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे आपको। थर्ड, मंद बुद्धि या जो कम बुद्धि वाले बच्चे होते हैं वो उपकरणों की तोड़फोड़ अधिक करते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि के लिए सुझाव। सबसे पहले टीचर को चाहिए कि वो बच्चों द्वारा प्रयोग करते समय उनका उचित मार्गदर्शन और ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण करें, एनालिसिस करें। दूसरा, शिक्षकों को स्वयं सक्रिय होना होगा, बच्चों के ऊपर छोड़ देने से नहीं होगा, उनको भी पार्टिसिपेट करना होगा। थर्ड, प्रयोग करने के बाद एक डिबेट जैसा वाद विवाद कराया जाए ताकि टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो। फोर्थ, प्रयोगशाला में जाने से पहले एक अध्यापक और छात्र के मध्य वाद विवाद होना चाहिए, यानी कि टीचर और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। उस टॉपिक को पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद जाकर अंदर एक्सपेरिमेंट्स करें। देन प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रुचि से यानी अपने पर्सनल इंटरेस्ट से उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।